Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में इकाई 2 ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। देखिए, ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। वास्तविक क्या अर्थ है ना? तो देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी विज्ञान क्या है या ऐसे कह दीजिए वोल्केनोलॉजी क्या है। तो ज्वालामुखी विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी घटना का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, निकास नलिका यानी वेंट और नेक क्या है। देखिए, गर्म लावा, गैस, धुआं, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नलिका कहते हैं। आप बता सकते हैं वीवर या क्रेटर क्या है? देखिए, लावा धरातल पर आने के लिए छिद्र बनाता है, छेद, जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। ओके, ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब लावा अपने वीवर के आसपास जम जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ओके, गौण शंकु क्या भैया? तो देखिए, कई बार लावा मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों में से होकर निकलता है और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करता है जिसे गौण शंकु या सेकेंडरी कॉन कहा जाता है। ओके, अब अगला देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है? तो खूब उद्गार के कारण हैं, विवर्तन के कारण भी हैं, दाब मुक्ति भी हैं, है ना? तो हम देखिए विवर्तन के कारणों की बात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बलों के कारण विवर्तन की क्रियाओं से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है ना? तो इसमें कौन से कारण है? तो एक तो है प्लेटों के किनारे पर उत्पन्न ज्वालामुखी। देखिए, प्लेटों के आपको पता है प्लेटें भी तीन तरह की, क्योंकि अपसरण, अभिसरण और संक्षी। तो कौन से किनारों पर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है? तो देखिए, अपसरण किनारों पर मैग्मा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो अपसरण किनारों पर, अच्छा, अभिसरण जहाँ दोनों आप प्लेटें टकराती हैं तो अभिसरण किनारों पर ज्वालामुखी का उत्पन्न होना, ये भी होता है। संक्षी किनारे पर निर्मित गहरी दरारों से ज्वालामुखी पदार्थों का बाहर आना। तो इसका मतलब है प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी का आगमन होता है और तीनों प्रकार की प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी आते हैं, अपसरण किनारे पर, अभिसरण पे भी और संक्षी पे भी आते हैं। ओके, दूसरा देखिए, भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी आते हैं। देखिए, विवर्तन की क्रियाओं के परिणामतः उत्पन्न भूकंप के कारण चट्टानी परतों में निर्मित दरारों व भ्रंश से कभी कभी ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला इसका कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप कारण, अत्यधिक गर्मी से भी ना ज्वालामुखी आता है। और एक होता है कारण है गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति से भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। वो कैसे? देखिए कि वर्षा का जल भूपटल की दरारों तथा रंध्रों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वहां अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। समुद्र तट के निकट समुद्र तट के निकट समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जलवाष्प बन जाता है। जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन तथा दबाव बहुत बढ़ जाता है, अतः वह भूतल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भी ज्वालामुखी के प्रकार कौन से। तो देख, तो एक तो होती उद्गार अवधि के आधार पर और केवल उद्गार की स्वरूप व तीव्रता के आधार पर, है ना? तो जैसे कि वो उद्गार की अवधि के आधार पर तो सक्रिय, प्रसुप्त और मृत, ये तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। और उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर दरारी उद्गार वाले अलग होते हैं और केंद्रीय उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार में भी ये पांच तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं, है ना? हवाई तुल्य, स्ट्रम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य और विसुवियस तुल्य। तो अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो हम पहला वर्गीकरण का आधार बात करते हैं कि उद्गार के स्वरूप तथा तीव्रता के आधार पर। तो ये दो तरह के होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। हम पहले बात करते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखिए, केंद्रीय उद्गार प्रायः एक संक्रीय नाली या केंद्रीय बिंदु के सारे छिद्र से होता है।
ये 5 तरह के होते हैं: हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, विस्वेस तुल्य ज्वालामुखी। अब हम फर्स्ट बात करते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी की। देखिए, ये शांत उद्गार वाला होता है, इसमें विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी होना। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के आधार पर इसका नामकरण पड़ा है। यहाँ गैस और लावा सतत राशि में निकलते रहते हैं, जिससे किसी नायिका के खुले लहराते केस राशि सा प्रतीत होता है, जिससे हवाई द्वीप के लोग अग्नि देवी पीली की केस राशि समझते हैं। इसे हवाई द्वीप के लोग पेले के बाल की संज्ञा देते हैं, है ना। हवाई द्वीप का किला बेला ज्वालामुखी इसका उदाहरण है हवाई द्वीप का ना। दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। यह कम विस्फोटक है। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी निरंतर व मामूली विस्फोटित होता रहता है। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब कई बार एग्जाम आता है कॉम्पिटिशन में कि अभी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किससे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। कौन से देश में आता है स्ट्रोम्बोली, तो इटली के सिसिली द्वीप पे है ना। ओके, नेक्स्ट है तीसरा प्रकार इसमें है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। ये अधिक विस्फोटक है। इसका लावा बहुत चिपचिपा एवं लसदार होता है जो दो उद्गारों के बीच ये ज्वालामुखी छिद्र पर जाकर उससे ढक लेता है। इस ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर किया गया। नेक्स्ट है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। यह सर्वाधिक विस्फोटक व विनाशकारी माना जाता है ना। पीलियन सर्वाधिक विस्फोटक व विनाशकारी माना जाता है। 8 मई 1902 ईस्वी को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्गार हुआ। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखियों को पीली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण, जावा एवं सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में 1883 में क्राकाटोवा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे पुराने शंकु का 1/3 भाग हवा में उड़ गया। ये सर्वाधिक ऊंचाई तक ज्वालामुखी धूल व राख को फेंकता है। कौन सा, पीलियन तुल्य। अब पांचवा हम बात करते हैं विस्वेस तुल्य ज्वालामुखी। यह विस्फोटक एवं अत्यधिक ऊंचाई तक लावा फेंकने वाला ज्वालामुखी है ना। इसमें गैसों की अधिक तीव्रता के कारण लावा आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पर पहुंच जाता है और ज्वालामुखी बादल गोलाकार फूल गोभी की आकार का होता है। इटली के लिपारी द्वीप समूह में स्थित विस्वेस ज्वालामुखी के विस्फोट का अध्ययन 79 एडी में रोमन विद्वान प्लिनी द्वारा किया गया, इसलिए इसे पीलियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर, है ना। वह उद्गार की अवधि या क्रियाशीलता या सक्रियता का आधार। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। हम फर्स्ट बात करते हैं सक्रिय या जागृत या एक्टिव वोल्केनो की। तो देखिएगा, जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस या विखंडित पदार्थ निरंतर निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्ष 2013 में, है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वोल्केनोलॉजी ने पृथ्वी पर इस प्रकार के 500 सक्रिय ज्वालामुखी माने हैं। कुछ एक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण जैसे इटली के सिसिली द्वीप का एटना ज्वालामुखी, है ना, इटली के लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, इक्वेडोर का कोटापैक्सी, है ना, फिलीपाइंस का पिनाटुबो ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार का बेरन द्वीप। ये सब कैसे हैं, एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, वे ज्वालामुखी जो कि लंबी अवधि तक शांत रहने के पश्चात पुनः विस्फोटित हो जाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। प्रसुप्त के उदाहरण इटली का विस्वेस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी की। वे ज्वालामुखी जो पृथ्वी के इतिहास में 1-2 बार विस्फोटित होने के पश्चात कभी भी विस्फोटित नहीं हुए हैं, है ना। सामान्यतः क्रेटर झील उसमें स्थित अवसाद के आधार पर शांत होने का आकलन किया जाता है। तो शांत ज्वालामुखियों के उदाहरण में ईरान के को सुल्तान तथा देवमंद, म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो देखिए कहाँ कहाँ विश्व वितरण, तो एक तो हम प्रशांत महासागरीय पेटी का अध्ययन करेंगे, एक मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों का। इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है
प्रशांत महासागरीय पेटी, देखिए विश्व के जागृत ने सक्रिय ज्वालामुखी का लगभग 65% इसी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस पेटी को प्रशांत की अग्नि वलय कहते हैं, रिंग फायर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों व समुद्र तटीय द्वीपों के सारे पाया जाता है। यह पेटी अंटार्कटिका की एरेबस पर्वत से लेकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के ज्वालामुखी को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सारे अलास्का तक और यहाँ से मुड़कर एशिया के पूर्वी तट के सारे द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिलती हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी के एक दो उदाहरण दीजिए। देखिए इस पेटी में कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है, यूएसए का शास्ता, रेनियर हुड, फिलीपींस का पिनाटुबो, मेयोन तथा माउंट ताल, जापान का माउंट फ्यूजियामा और चिली का एकांकागुआ, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो ये पेटी यूरोप तथा एशिया के मध्यवर्ती भागों में आल्प्स तथा हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये मैड्रीरा और कनारी द्वीप समूह से आरंभ होकर भूमध्य सागर, कॉकेसस, आर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान होती हुई हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हिमालय को पार करके ये म्यांमार, अंडमान और इंडोनेशिया तक चली गई है और वहाँ से प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। अब हम तीसरा वितरण की बात करते हैं तो मध्य अटलांटिक पेटी के ही, तो ये अटलांटिक महासागर में उत्तर में आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से शुरू होकर अंटार्कटिका के अरेबस पर्वत तक एस आकार में स्थित है। इस ज्वालामुखी क्षेत्र का निर्माण पश्चिम की दोनों अमेरिकन प्लेट व पूर्व की यूरेशियन अफ्रीकन प्लेटों के अपसरण से हुआ है। इस पर वर्तमान में कई द्वीप स्थित है जैसे एजोर्स व सेंट हेलेना आइसलैंड आदि, और अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली है ये, और अन्य क्षेत्रों में हिंद महासागर में कोमोरो, मॉरिशस, यूनियन आदि के ज्वालामुखी भी इसमें आते हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर के तटीय भागों में बुश तथा टेरर, ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्या कहलाते हैं, उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब आप बता सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वह है ओजोस डेल सेलेडो, उसके बाद गुआलाटीथी और फिर कोटापैक्सी और अन्य है। अब आप मेरे एक दो प्रश्नों के जो है उत्तर आप चाहें तो दे दीजिएगा कि भी हम ज्वालामुखी से संबंधित जो टॉपिक हमारा है, पहला प्रश्न तो यही है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भू आकृति हैं वो अन्य से भिन्न है। जैसे आपने पढ़ा कि बैतोलिथ, लैथोलिथ, फैथोलिथ और लावा पठार, तो लावा पठार भिन्न क्योंकि यह बाह्य स्थलाकृति है इसकी ज्वालामुखी की। कई बार आता है कि भाई ये सिल और सिट क्या है, तो ये ज्वालामुखी के जो आंतरिक जमाव हैं, जब ज्वालामुखी का क्षैतिज रूप में जो है जमाव होता है तो वो सिल कहते हैं, और जब जो है कई बार मान लो लंबवत जमाव होता है तो वो क्या कहलाता है, डाइक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आप बता सकते हैं कई बार एग्जाम आता है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा ना सुपर कॉल्डेरा कौन सा है, तो इंडोनेशिया का जो लेक टोबा है वो सुपर कॉल्डेरा का उत्तम उदाहरण है। कई बार आता है कि भाई ओसो क्या है, तो ओसो विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा जो जापान का ओसा है ना, ये जापान में जो लेक है वो कहलाता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि भाई लावा पठार के उदाहरण कहाँ हैं, तो भाई साहब लावा पठार जो है ना भारत का दक्षिणी जो ना डेक्कन प्लेट्यू है, यूएसए का कोलंबिया पठार है, ब्राज़ील का प्राना पठार है, ये सब जो किसके उदाहरण हैं, लावा पठार के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है ज्वालामुखी का अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।